हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पंडित स्टडी पर। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि झारखंड बोर्ड काउंसिल ने क्लास 10वीं के लिए यानी कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम्स के लिए न्यू मॉडल सेट टर्म 2 के लिए जारी कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, मॉडल सेट किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को साइंस के मॉडल सेट नंबर 1 करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडल सेट नंबर 1। बच्चों, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट का मतलब सभी सब्जेक्ट का मैथ साइंस सब टोटल ऑल सब्जेक्ट्स का मॉडल सेट पांचों मॉडल सेट्स करवाए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिलहाल सेट नंबर 1 साइंस का इस वीडियो में करने वाले हैं। देखते हैं प्रश्न क्या है। सबसे पहला प्रश्न है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? लिखिए बच्चों, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम्ब होता है। ठीक है, कूलॉम्ब, जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं। कूलॉम्ब होता है जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसी में अगला प्रश्न दिया गया है बच्चों कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना विद्युत आवेश होता है? बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलॉम्ब होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर। अगला प्रश्न है बच्चों, वोल्टमीटर का प्रयोग कौन सी भौतिक राशि मापने में की जाती है? बच्चों, वोल्टमीटर का प्रयोग विभवांतर मापने में की जाती है। ठीक है, इसे विद्युत परिपथ में किस तरह संयोजित किया जाता है? तो बच्चों, इसे विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। बच्चों, इससे रिलेटेड एक प्रश्न है कि एमीटर को किस क्रम में संयोजित किया जाता है? तो बच्चों, आप लोग याद रखिएगा कि एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों, एक ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। बच्चों, जब एग्जाम में द्रव धातु पूछा जाएगा, ठीक है, तो उस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पारा। ठीक है, पारा, जिसे मरकरी भी कहते हैं। ठीक है, पारा हो जाएगा। लेकिन जब यह धातु पूछा जाएगा द्रव में, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न है, एल्काइन का सामान्य सूत्र लिखें। 4 नंबर प्रश्न है बच्चों, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। लेकिन बच्चों, जब आप लोगों से एल्किन का रासायनिक सूत्र पूछ लिया जाएगा तो एल्किन का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CnH2n, सिर्फ CnH2n होगा। ठीक है, लेकिन जब एल्केन का रासायनिक सूत्र पूछ लिया जाएगा एल्केन, तो इसका हो जाएगा CnH2n+2। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, मेंडल ने अपने प्रयोग करने के लिए सबसे पहले मटर के पौधे का उपयोग किया था। ठीक है, मटर के पौधे का, मटर। बच्चों, अब अगला प्रश्न है, एक जैव निम्नीकरण पदार्थ का उदाहरण दे। बच्चों, सबसे पहले आप लोग समझिए कि यानी कि जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या है? तो बच्चों, जैव निम्नीकरण पदार्थ वह है जो जैविक प्रक्रमों द्वारा आसानी से विघटित हो जाए, यानी कि अपघटित हो जाए, जैसे बैक्टीरिया जीवाणु द्वारा विघटित हो जाता है। ठीक है, जैसे कागज है, ऊनी वस्त्र। ठीक है, क्या क्या जैसे उदाहरण देंगे तब, कागज, कपड़ा, ऊन या ऊनी। ठीक है बच्चों, तो आप लोग कोई भी उदाहरण दे सकते हैं जो आसानी से जैविक प्रक्रमों द्वारा विघटित किया जा सके। अगला प्रश्न है बच्चों, उत्पादक अपने ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि उत्पादक अपनी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्रजातियों के निवास स्तर पर निर्भर रहते हैं। प्रजातियों के निवास स्तर पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है बच्चों, देखिएगा सेक्शन नंबर बी। ठीक है, जो प्रत्येक क्वेश्चन
3 मार्क्स का होगा। ठीक है, जैसे दिया गया प्रश्न है 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए या लिखिए। ठीक है, 1 एम्पियर की परिभाषा लिखिए। तो बच्चों 1 एम्पियर वह है, देखिएगा कि प्रति इकाई समय में जब किसी चालक में 1 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर होता है। देखिएगा बच्चों, जब किसी चालक में इकाई समय में यानी कि इकाई समय मान लीजिए यहाँ सेकंड, इकाई समय कुछ भी समय है, ठीक है, इकाई समय में 1 कूलम चार्ज यानी कि प्रवाहित होता है तो प्रवाहित विद्युत धारा का मान जो होता है सो क्या कहलाता है, 1 एम्पियर होता है उसमें। ठीक है, 1 एम्पियर। ठीक है बच्चों, अब इसी में प्रश्न जुड़ा गया है क्या कि परिपथ में धारा की गणना करें यदि 500 कूलम आवेश 10 मिनट में से होकर गुजरता है। बच्चों देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया क्या है समझिएगा कि आवेश दिया गया मतलब क्या है, चार्ज, और चार्ज को किससे सूचित करते हैं, उसका चार्ज का संकेत क्या होता है, तो क्यू से सूचित करते हैं। ठीक है, तो बच्चों यानी कि यहाँ पर क्या दिया गया, कूलम है, 500 कूलम। अब अगला देखिए टाइम कितना दिया गया बच्चों, टाइम देखिए यहाँ पर दिया गया है 10 मिनट है। ठीक है, 10 मिनट। बच्चों आप लोगों को सबसे पहले मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि टाइम का स्टैंडर्ड वैल्यू जो लिया जाता है सो सेकंड में लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मिनट को 60 से गुना कर देंगे तो किस में पहुंच जाएगा, सेकंड में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, अगर कन्वर्ट कर देंगे तो 10×60 मतलब 600 सेकेंड हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब अगला देखिए, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, इससे होकर कितनी विद्युत धारा प्रवाहित किए होंगे। बच्चों आप लोगों ने पढ़े होंगे एक फार्मूले की चार्ज यानी कि प्रवाहित विद्युत धारा बराबर होता है चार्ज बट्टा टी, Q/T होता है। ठीक है, तो देखिए चार्ज कितना बार रहा था बच्चों, 500 कूलम है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 500। और बच्चों देखिए टाइम कितना था, 10 मिनट था, लेकिन जब इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट किए थे कितना आ गया था, 600 आ गया था। ठीक है, अब इसको काट देना अगर कटेगा तो। ठीक है, तो देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, अब ये 0 भी कैंसिल हो गया। अब बच्चों इसको काटेंगे, देखिए तो कट रहा है, यहाँ पर नहीं कटेगा तो यहाँ पर क्या लेंगे, सबसे पहले एक तो पॉइंट आएगा। ठीक है, पॉइंट आएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा, 50 इधर हो जाएगा तो कितना हो गया, 6×8 = 48 और फिर यहाँ पर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा तो 6×3 = 18 मतलब कुछ इतना वैल्यू आएगा इसका। ठीक है, इतना एम्पियर, और विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर से दर्शाते हैं। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 0.83 एम्पियर। ठीक है बच्चों, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए कि पहला है ए नंबर में, देखिए किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है। बच्चों किसी भी प्रतिरोध के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तित करने से उसके क्षेत्रफल में व्युत्क्रमानुपाती परिवर्तन हो जाता है। मतलब बच्चों मान लेते कि किसी भी चालक का लंबाई है L और उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल में परिवर्तन करते तो उसके व्युत्क्रमानुपाती एरिया में परिवर्तन होता है। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती। अगला है बी में, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। बच्चों किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। देखिए चालक का प्रतिरोध मतलब R जो है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हैं, L की लंबाई के। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत इस्त्रियों के तापमान अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। बच्चों इन सारे प्रश्न को मैं थ्योरी पेपर के रूप में इन सभी का प्रश्न पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ अगले वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, फिलहाल बच्चों आप लोग देखिए कि किस तरह के मॉडल सेट में प्रश्न दिए जाते हैं, आने के पूछे जाते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में मैं इन सारे प्रश्नों को फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ दे दूंगा। ठीक है, तो देखिए अगले प्रश्न है, 3 पर्यावरण हितैषी अभ्यास लिखिए। प्रश्न है इसी प्रकार से अगले प्रश्न में की ओर देखते हैं, समजात अंग से आप क्या समझते हैं। समजात अंग से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका होती है। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, समजातीय श्रेणी क्या है और इसके उदाहरण भी बताना है। ठीक है,
बच्चों अगला सेक्शन नंबर सी है, देखिएगा कि श्रेणी क्रम संयोजन को परिभाषित करना है। बच्चों इन सभी का प्रश्न उत्तर मैं अगले वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। फिलहाल आप देख लीजिए कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पूछे जाएंगे मॉडल सेट में, ठीक है। देखिए दिया गया है कि एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोधक क्रमशः R1, R2 और R3 है को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो विद्युत परिपथ का तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें, ठीक है। मतलब तुल्य प्रतिरोध किसी भी श्रेणी क्रम में कैसे ज्ञात किया जाता है बच्चों, तो जितने प्रतिरोध रहते हैं उसको डायरेक्ट सीधा क्या कर देते हैं, जोड़ दिया जाता है, ठीक है। लेकिन यही वाला जब समांतर क्रम में रहता है तो क्या करते हैं, व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती के रूप में जोड़ते हैं। जैसे हमसे अगर तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, इसी प्रकार से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिए गए परिपथ आरेख में क्या है, देखिए एक यहाँ पर आरेख है, ठीक है। इसमें प्रतिरोधकों को क्या है, R1 R2 यानी कि R1 ए वाला है यहाँ पर, R1 R2 और R3 के मान क्रमशः, मतलब इसका सबसे मान कितना है, 5 ओम दिया गया है, ठीक है। और R2 का वैल्यू कितना गया है, 10 ओम है, ठीक है। और R3 के मान कितना है, 30 ओम है, तो R3 के मान यहाँ पर कितना है, 30 ओम है, ठीक है। तथा इन्हें 12 वोल्ट की एक बैटरी से संयोजन किया जाता है। तो हमसे पूछा गया कि परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा। और अगला प्रश्न इसी में दिया गया बी नंबर में कि परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा कितनी होगी। और अगला सी में है प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा का मान परिकलित कीजिए, ठीक है। बच्चों इन सारे प्रश्नों का उत्तर मैं अगले वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। धातु तथा या धातु में रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। यह प्रश्न बच्चों बिल्कुल ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। यह प्रश्न शायद आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में भी हो सकता है, होने की पूरी चांसेस है, ठीक है बच्चों। देखिए मतलब जब धातु और या धातु में रासायनिक गुणधर्म के आधार पर अंतर पूछा जाएगा ना बच्चों, तो धातु जो क्या होते हैं, धातु इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धनायन का निर्माण करते हैं, और या धातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन का निर्माण करते हैं, ठीक है। मैं कल इन सारे प्रश्नों के उत्तर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर भी बताना है, ठीक है बच्चों। देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रभावी लक्षण से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न है, मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं, कारण के साथ हमें समझाना भी है, ठीक है बच्चों। मैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इन सारे प्रश्नों के एक्सप्लेनेशन को दूंगा उत्तर के साथ, ठीक है बच्चों। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद। है ना क्वेश्चन हम्म। है।